तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए यूनिट 4 का टॉपिक लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेक करके वहाँ से देख सकते हैं। साथ में अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारा टॉपिक है आज का पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को जो धनात्मक आधार पर है घातांक रूप में लिखना। देखिए, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मैं आपको बता दूं। पूर्णांक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो कि ज़ीरो के इस साइड जो संख्याएं होती हैं, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये इन्फिनिटी तक हो सकती हैं। और इधर जाइए तो नेगेटिव में भी होती हैं। ये सभी संख्याएं धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं होती है, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक हो सकती है, इनका कोई लिमिट नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं हम परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होती है। देखिए, परिमेय अपरिमेय दो प्रकार की संख्याएं थी। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, वे हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। और जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते, वे हमारी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा कि पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, वे हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जीरो की साइड धनात्मक होती है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ऋणात्मक होती है। ठीक है, और परिमेय संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q बटे के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, वे हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। और जिन्हें नहीं व्यक्त कर सकते, वे हमारी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिर्फ परिमेय संख्या की बात करेंगे, आप उन सब चीज़ों पर अपरिमेय पे ध्यान ना दीजिए। तो अगर परिमेय संख्या की बात करें तो देखिए, परिमेय संख्या आपकी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 1/2, तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा है आपका 4, तो क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में 4/1, क्योंकि जहाँ पे ये इसको अंश मान लेंगे, अगर नीचे कुछ नहीं है तो हर में हम हमेशा सदैव 1 मान लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से अगर भाग देंगे तो वही संख्या आएगी। तो इसी प्रकार से 5 है, 6 है, ये सारी संख्याएं जो होंगी हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें P/Q के फॉर्म में हम व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं घातांक रूप में लिखना। तो हमारे सामने क्वेश्चन है 8, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन आप देखिए कि 8 है, तो ये संख्या जो है, क्या ये परिमेय संख्या है? जी हाँ, ये परिमेय संख्या है। किसकी? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 8/1। तो इसको अब घात के फॉर्म में व्यक्त करना है, ठीक है, घातांक रूप में। ये पूर्ण संख्या है, इसको घातांक रूप में व्यक्त करना है। तो एक तरीका ये होता है कि कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका इतनी बार मल्टीप्लाई करिए, उसी संख्या से मल्टीप्लाई करिए कि उसका जो गुणनफल है वो 8 आ जाए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ एक चीज़ दिमाग में रखिए कि आपको इसका सीधे एलसीएम निकाल लेना है। 8 का एलसीएम निकालिए, 2 एकम 2, 2 चौके 2 से निकालिए। भाज्य संख्या है तो आपको एलसीएम निकालना आता है। अगर नहीं आता है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 चौके 8 होगा, फिर 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये गुणनखंड हो गया। फैक्टर कर दीजिए, आप साफ साफ ध्यान रखिए कि फैक्टर करना है, तो आप इस तरीके से फैक्टर कर सकते हैं। सॉरी, मैंने एलसीएम बोल दिया, आप फैक्टर करिए, इसको फैक्टर बोलिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 8 = 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। आप अगर प्रीवियस वीडियो के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आप ये देखेंगे कि घात के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करते हैं तो जो संख्या जितनी बार आई है, नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद आई है, पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, उसको हम एज इट इज़ वैसे लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे वो संख्या कितनी बार लिखी गई, कितनी बार उसका गुणा किया गया है। तो कितनी बार किया गया, 1, 2, 3 बार। तो वही जाके उसकी क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। जितनी भी जो भी संख्या जितनी बार आई है वो उस संख्या की क्या हो जाएगी, घात हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे सामने क्वेश्चन है 27/125। तो अगर यहाँ पे अगर इसको घात रूप में व्यक्त करना है तो आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। 27 का फैक्टर करिए, 3 से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा। 3 9 27, 3 त्याई 9, 3 एकम 3। तो 27 का फैक्टर आपका होगा 3 × 3 × 3। देखिए, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 × 3 × 3 हो गया। उसके बाद आप बात करते हैं 125 की। मैं यहाँ पे कह दे रही हूँ, 125 का अगर फैक्टर करना हो तो आप किससे भाग करेंगे, सबसे पहले हम इससे भाग करेंगे, 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, सीधे 5 से जाएगा। तो 5 दूनी 10 हो गया, 2 बचा, 5 25, फिर 5 पंजे 25 होगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका भी फैक्टर हो गया। तो ये कितनी बार आया है, 5 × 5 ×
5। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर प्रीवियस वीडियो के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर, देखिए जिन्होंने नहीं देखी है प्रीवियस वीडियो वे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है, आपका बेस क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। उस वीडियो को अगर जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अब इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3 × 3 × 3 27 को, और 125 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 × 3 × 3 है, तो उसी तरह जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया था, पहले इन संख्याओं को एक एक बार लिख लेते हैं। बटे में है तो बटे में ही लिख लेंगे, रेशनल नंबर में है तो रेशनल नंबर में लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या कितनी बार आई है, तो ये 3 जो है कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, ठीक है, यहाँ पे 3 कर देंगे। 5 भी 3 बार आया है। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। मैं फिर से आपसे एक बार बोले दे रही हूँ, आप सोच रहे होंगे बार बार यही बात बोली जा रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी ये चीज़ें आपके दिमाग से स्किप नहीं करेंगी, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए आपका बेस जो है हर और अंश वो तो डिफरेंट है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि लेकिन जो आपके घात है, पावर है, वो सारी के सारी सेम है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/5, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इसको होल पावर 3 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर घात रूप में व्यक्त करने को लिए बोलेगा तो आपको घात रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि किसी बड़ी संख्या को छोटे फॉर्म में व्यक्त करना ही हमारा क्या हो जाएगा, घात रूप में व्यक्त करना हो जाएगा, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। -64/625 को घात रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले ये माइनस जो है इसको माइनस ऐसे कर लीजिए, ठीक है, माइनस आप वैसे ही रखिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 64 का अगर फैक्टर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार फैक्टर हुआ है, 6 बार हो गया है, ठीक है। 2 से करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे, क्योंकि हमेशा अगर हम घातांक रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे कि क्या इस संख्या से इसका फैक्टर हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसी में चेंज करेंगे। उसके बाद अगर 625 की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, 5 यहाँ पे 5 होगा, 25 होगा, 25 पंचे क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर अगर 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो देखिए इसका फैक्टर हो गया। अब हमें सीधे क्या करना है, अब इसको घात रूप में व्यक्त करना है। तो जो संख्या जितनी बार आई है उसको लिखने से उसकी पावर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सिंपली, ये माइनस यहीं पे लगा रहेगा, सिंपली लिखेंगे कि कौन सी संख्या ऊपर नीचे है, ठीक है, लिख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है। तो ये 2 जो है वो 6 बार आया है, और जो 5 है आपका कितनी बार आया है, 4 आया है, ठीक है। एक यहाँ पे इतना लिख के आप छोड़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ और है जो मैं आगे बताऊंगी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, बट आप यहाँ पे अगर घातांक रूप में व्यक्त करना है तो बस इतना ही चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 8/36 को घातांक रूप में व्यक्त करिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या ये हर और अंश एक दूसरे से डिविजिबल हैं। तो देखिए अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे दोनों, 4 9 36 हो जाएगा। तो ये कितना सिंप्लीफाई होगा, 2/9 हो गया। अब इसको घात रूप में व्यक्त करना है तो देखिए 2 का कोई फैक्टर नहीं हो पाएगा, तो इसकी घात जो होगी वो 1 हो जाएगी। लेकिन जो 9 है आपका, क्या इसका फैक्टर हो जाएगा, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 की घात तो 1 ही होगी, लेकिन 3 की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बस ऐसा एक मैंने क्वेश्चन इसीलिए उठा के रख दिया कि कुछ भी हो आपको छोटी संख्या में परिवर्तित करना है जो कि घात रूप में उस बड़ी संख्या को व्यक्त कर सके। तो इसका मतलब बस इतना ही होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि किसी संख्या की घात 0 होने पर सदैव उसका मान जो है 1 होता है। अब कैसे होगा, मैं आपको बता दूं कि जो 0 है वो अपरिभाषित है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए 0 की पावर 0 है, तो इसको आप सोचेंगे कि इसका मान भी 1 होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को बताने से पहले कि उसका मान सदैव 1 होता है, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि 0 की पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अपरिभाषित है, ठीक है। तो उसके बाद अब कैसे इसका मान 1 होता है मैं आपको बता दूं। अगर 1 का जो पावर है वो अगर 0 रहे तो उसका मान सदैव 1 होगा। इसी तरह 2 का, 10 का,
400 का पावर भी अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होगा, लेकिन 0 की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो 0 है अनडिफाइंड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे नंबर दिया कि a⁴, तो यहाँ पे भी इसका मान फटाक से 1 हो जाएगा। आप ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं कि a लिखा हुआ है तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो जाएगा, नहीं, कुछ डिफरेंट नहीं होगा, वही होगा। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इस वजह से इसको डिफाइन भी कर दिया कि इफ़ a⁴ देन इट इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और भी भिन्न लिखने का एक नेक्स्ट जो दूसरा तरीका होता, मान लीजिए कोई संख्या इरेशनल नंबर ही है, अब वो अपॉन के फॉर्म में है जहाँ पे अंश में 1 है और हर में जो है कोई भी संख्या हो सकती है, n = 1 2 3 इन्फिनिटी तक। तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? मान लीजिए इसको बोल दिया जाए कि 1/10 को घात रूप में व्यक्त करिए, तो आप क्या करेंगे? 1 की घात 1, 10 की घात 1, हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपको पूरे के पूरे 1 नंबर नहीं मिल जाएंगे। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप इस फॉर्म में व्यक्त करेंगे। अगर कोई संख्या अपॉन में है इस तरीके से 1/10, 1/20, 1/30, 1/3, 1/4 ऐसे करके है, या फिर 1/100 है, कुछ भी है, तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक नंबर बोला 1/100, तो यहाँ पे जो 100 है आप इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, 10⁻² लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100⁻⁻1 लिख दोगे आप, नहीं भाई, छोटी से छोटी संख्या में आपको चेंज करना है। तो आप मान लीजिए यहाँ पे 1/100 है, तो आप सबसे पहले 100 का फैक्टर करोगे तो 10 × 10 हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 10⁻²। तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा हमारा 10⁻⁻²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? घात रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये वही बात यहाँ पे भी बोली गई है कि इफ़ a⁻m है देन इट इज़ इक्वल टू 1/a⁻m, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि मान लीजिए 1/10 है तो इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 1/8 है तो आप इसको 8⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, लेकिन और सिंप्लीफाई करिए अगर आपको पूरे के पूरे 1 नंबर चाहिए तो यहाँ पे आप 2 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं? 3, तो इसको लिख सकते हैं 2⁻³ ऊपर जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे हैं जो कि आपके सामने मैंने लिख रखे हैं कि यदि n, कोई सारी चीज़ें मैंने आपको बता के रखी हैं, बस मैं आपको एक बार फिर से समझाना चाहूँगी कि यदि n कोई प्राकृतिक संख्या होने पे धन पूर्णांक जो है हमारा वो क्या धन पूर्णांक टू द पावर n अगर इस फॉर्म में है तो हमारा संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? धन पूर्णांक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? मान लीजिए कोई संख्या है 2 to the power 3, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये भी धन पूर्णांक है, पॉजिटिव में है। उसके बाद ये जो इसकी पावर है ये भी प्राकृतिक धन पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 to the power 3 कितना हो जाएगा? 8 के इक्वल हो जाएगा। तो यहीं पे ये बात बोली गई है। दूसरी बात बोली गई n विषम होने पर ऋण पूर्णांक टू दी पावर अगर n है तो ऋण पूर्णांक हो जाएगा। कैसे n विषम होने पे? मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है कि -2 to the power 3, तो यहाँ पे ये जो है ये ऋण पूर्णांक में है। उसके बाद इसकी जो पावर है ये विषम है। सम संख्या है वो संख्याएं होती है जो 2 से भाज्य संख्याएं होती हैं, वो क्या हो जाएंगी? सम संख्याएं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो है 3 जो है वो विषम संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिखा है n कोई सम प्राकृतिक संख्या होने पर अगर ये माइनस में भी होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, उसकी पावर 2 कर दो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 के इक्वल हो जाएगा, -4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे -2 का 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो -2 × -2 करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, और ये माइनस का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। लास्ट टॉपिक है हमारा n विषम प्राकृतिक संख्या होने पे माइनस जो होगा, मतलब ये इस फॉर्म में अगर रहेगा तो माइनस हो जाएगा। विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो ऊपर मैंने आपसे बात कही थी वही बात नीचे बोल दी गई है। मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या एक और ले लेते हैं, -3 जो है ये विषम संख्या है, ठीक है। यहाँ पे सम प्राकृतिक संख्या थी, यहाँ विषम। उसके बाद इसकी पावर मान लीजिए हम ले लेते हैं कितनी? 3 ले लेते हैं, तो 3 to the power 3 कितना होता है? 27 होता है। लेकिन ये क्या होगा? विषम, माइनस में होगा, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे माइनस, एक क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ ऐसे करके बता दिया है आपको, तो यहाँ पे -20 होगा। कैसे होगा -27? ये भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि -3 का यहाँ पे 3
3 बार ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 3 त्याई 9 हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई जो होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 जो कि प्लस में रहेगा -3 इंटू 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 27 आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई जो होता है माइनस होता है। तो आज ही हमारा टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।